जी, ये तारीख़ रियाज़ी के सिलसिले की तीसरी वीडियो है और जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे 2 वीडियोज़ में असल में अब आपसे बात और करना पड़ेगी। कैलकुलस से पहले का रियाज़ी जो है, न्यूटन से पहले का, उसके लिए हमें शायद 2 वीडियोज़ इस्तेमाल, एक ये और एक इसके बाद की। ये दरअसल वीडियो जो है ये आपको उस ज़माने के मुतालिक बताएगी जो कि 1200 सने ईस्वी से शुरू हुआ और 1650 तक गया। इस ज़माने में यूरोप जो है उसने जागना शुरू किया। यूरोप तकरीबन 800 साल, 1000 साल की गनूदगी और नींद से जागा। जहाँ यूनानियों ने अपना अजीम काम छोड़ा था, वो अगले 1000 साल तक मुख्तलिफ़ शक्लों में और बुनियादी तौर पर वो मिडल ईस्ट में जो काम हुआ मशरिक़ वुस्ता में, उसके ज़रिए वो यूरोप तक पहुँच गया। इसमें बुनियादी चीज़ रियाज़ी के लिहाज से ये हुई कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं ये यूरोप आ पहुँचे, वरना यूरोप अभी तक रोमन के जो आदाद थे उनके ज़रिए कर रहे थे। और आपको पता है रोमन आदाद के अंदर क्योंकि पोजिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, पोजिशनल वैल्यू का, तो नतीजा ये होता था कि बड़ी रकूम उसमें हिसाब किताब नहीं हो सकता था। मुश्किल तिजारत जो है वो नहीं हो सकती थी क्योंकि तिजारत में रकमें इस्तेमाल होती हैं बड़ी, तो वो रोमन्स के अंदर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी यानी तक 1100 के इर्द गिर्द का ये वो टाइम है कि जब यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं ये ख़बर पहुंचना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता कि जो अरब हैं उन्होंने एक नया गिनती का निज़ाम मुतारिफ़ कराया है जो कि ये सारी चीज़ें बड़ी ही मुस्तैदी से और बड़ी एफिशिएंसी से कर सकता है, तो वो बड़ा अच्छा है। इन्हीं बातों को सुनते सुनते लियोनार्डो ऑफ पीसा जिसे कहा जाता है, इसको मशहूर नाम इसका है फिबोनाची। ये एक मशहूर ताजिर का बेटा था और रियाज़ी में दिलचस्पी रखता था। तो इसने आकर मराकेश के साहिल पर उतरा, ये इटली वाली साइड से आया था और जो मेडिटेरेनियन है, बहेरा रूम है, उसको क्रॉस करके ये तकरीबन मराकेश में पहुंचा और फिर वहाँ उस एरिया में ये मुख्तलिफ इसने अरबी ज़ुबान सीखी। वहाँ से ये अरबी जो हिंद से हैं उनको सीख कर गया और वापस जाकर इसने एक किताब लिखी 1228 ईस्वी के इर्द गिर्द, जिसका नाम था लिबर एवाची, यानी द आर्ट ऑफ काउंटिंग आप कह लीजिए। इसमें इसने पहली दफ़ा यूरोप को मुतारिफ़ करवाया। ये मुतारिफ़ करवाने को तो हो गया, लेकिन अगले 300 साल लग गए। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 1228 में किताब लिखी गई, 1500 सने ईस्वी तक जाकर कहीं ये जो डेसिमल सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप के अंदर, वरना इससे पहले रोमन्स जो थे वही ज़्यादा उनका जो न्यूमरल सिस्टम है वो चल रहा था। अच्छा, ये हुआ कि जब इससे पहले जो रोमन सिस्टम था उसमें एबाकस जो तख्ता शुमार होता है जिस पर वो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं उनके ज़रिए गिनती होती थी। तो यूरोप को ये बात कबूल करने में काफ़ी बहस और काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा कि तख्ता शुमार की ज़रूरत नहीं है, महज कागज़ पर अरबी न्यूमरल्स जो हैं उनके ज़रिए हम ये सारी कैलकुलेशनें बिल्कुल ठीक तरह से कर सकते हैं। और उसको इस वक्त को बाकायदा यानी जंग एक तरह की चलती थी रोज़मर्रा की, बड़े बड़े आलमों के माबैन ये बहस थी बड़ी कि आया एबाकस से होना है या दूसरों को कहा जाता था एल्गोरिस्ट्स, क्योंकि वो एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे होते थे, मसलन तकसीम का एल्गोरिदम, ज़रब का एल्गोरिदम कैलकुलेशन के लिए। लेकिन इस पर 300 साल लग गए। अच्छा, इसका नतीजा ये हुआ कि क्योंकि फिबोनाची इटली से आया था तो सारी डेवलपमेंट उस वक्त इटली में हो रही थी, तो इवन यूरोप में ये मशहूर था कि अगर कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आपको इटली जाना पड़ेगा। जैसे आला तालीम के लिए आपको इटली ही जाना पड़ता है। इसी दौरान एक शख्स साइमन स्टीवन एक ऐसा आदमी था जो बहुत बड़ा कोई मैथमेटिशियन नहीं था, इसने निसाबी किताबें लिखी। तो इसने बड़ा एफर्ट की बहुत ज़्यादा कि 10 का जो निज़ाम है हमारा फ्रैक्शंस का और ये डेसिमल सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये तकरीबन 1585 के करीब इसने ये काम किया। उसकी वजह से यूरोप में वो जो काम फिबोनाची ने शुरू किया था मुतारिफ़ करवाने का,
वो साइमन स्टीवन के यहाँ आकर मुकम्मल हुआ और फिर उसके बाद से यूरोप ने उसको मुकम्मल तौर पर अपना लिया। अगरचे ये जो साइमन स्टीवन का काम है, इसको भी ज़्यादा अहमियत कोई तकरीबन 30 साल बाद जाके मिली थी, 1624 के इर्द गिर्द। इसी दौरान ये हुआ कि 1650 एक ऐसा वक्त है कि जिसमें लॉगरिथम इंट्रोड्यूस हो गए। मैंने आपको बताया ना कि पहले काफ़ी लड़ाई थी एबेकस्ट्स और एल्गोरिस्ट्स के दरमियान। एबेकस्ट्स जो थे या एबेसिस्ट्स इन्हें कहा जाता था। एबेसिस्ट्स वो थे जो एबेकोस को इस्तेमाल करते थे, तख्ता शुमार को, और कहते थे कि वही ठीक है, जबकि एल्गोरिस्ट्स वो थे जो कहते थे कि नहीं, अरब सिस्टम को इस्तेमाल करके हम एल्गोरिदम के ज़रिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस दौरान जब बड़े बड़ी कैलकुलेशनें सामने आना शुरू हो गई तो लॉगरिथम की जो दरियाफ्त है इसने बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। अब आप ये जहन में रखिए कि 1650 में लॉगरिथम दरियाफ्त हो रहे हैं और बहस मुबाहिसा चल रहा है कि अच्छी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। इसी दौरान 1592 वो वक्त है जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया है, और ज़ाहिर है यूरोप से अमेरिका जाने के लिए जो जहाज़ थे उनको नेविगेशन के लिए बहुत सारे रियाजी और कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस वक्त की साइंस और टेक्नोलॉजी की ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हमें बेहतर से बेहतर गिनती और हिसाब किताब के तरीके मिलें ताकि हम मीलों का हिसाब, समंदर में कितना सफ़र हो गया है, किस सिमत को जाना है, ये सारा हल कर सके और ठीक उस मंजिल पर पहुंच सके। याद रखिए, रियाजी की तारीख़ में ये आपको बारहा नज़र आएगा कि रियाजी जो है वो अपने ज़माने की तहज़ीब के जवाब में ज़हूर होता है। उसकी ज़माने की तहज़ीब और तकनीक वो मुतय्यन करती है कि रियाजी का रुख क्या होगा। ये बार बार रियाजी की तारीख़ में ये सबक आता है। अगरचे रियाजी की तारीख़ के जो असबाक हैं इस पर हम अलग एक वीडियो करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इसका जो ज़मानी तरतीब से इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1650 के आते आते एक और चीज़ अहम हो चुकी थी, वो ये थी कि इससे पहले जितना अलजबरा था वो रिटोरिकल था। रिटोरिकल का मतलब होता है यानी उस वक्त इससे पहले अलजबरा को अलामती ज़ुबान में नहीं लिखा जाता था, बल्कि जैसे कहानी लिखी जाती है या नसर लिखी जाती है, इस तरह पैराग्राफ्स में सवाल हल किए जाते थे और वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने गुफ्तगू की है। उस वक्त तक अलामत का तसव्वुर नहीं था। ये 1650 के आते आते ये हुआ कि उस वक्त तक अलजबरा जो है उसने एक वाज़े अलामती ज़ुबान अपनी हासिल कर ली और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अगर ये ना होती तो बहुत सारी और जो चेंजेस हैं वो और डेवलपमेंट्स हैं वो ना हो सकती। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है जिसकी जो जड़ है वो तो बहुत पीछे है, वो है कोऑर्डिनेट्स का तसव्वुर। अब आप ज़हन में रखिएगा कि हम अब 1650 के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, तो देखें इस में जो चीज़ें रियाजी में कैसे हुई। कोऑर्डिनेट्स का तसव्वुर एक फ़िलासफ़र था, बिशप भी था, पादरी भी था वो, और इकोनॉमिस्ट था और वो रियाज़ीदान भी था, ओरेस्मे जो था उसने 1350 में यानी तकरीबन 300 साल पहले ये कहा था कि हमें कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने चाहिए, और उसने ख़ुद भी किए। उसने कुछ ग्राफ्स बनाए वेलोसिटी के और मूविंग चीज़ों के। मसलन उसने एक एक्सिस बनाया जिस पर वक्त ज़ाहिर करता था और दूसरे एक्सिस पर वो जितना सफ़र तय हो चुका है, तो वो बुनियादी तौर पे वेलोसिटी का ग्राफ बना रहा था। तो ये 1350 की बात है। अच्छा, लेकिन इसी दौरान अजीम रियाज़ीदान फरमा, इसके आखिर इसको FERMAT है लेकिन टी साइलेंट होता है। फरमा जो है उसने कुछ ऐसा काम किया कि जिसमें इक्वेशन से वो कर्व निकालता था। इसके साथ ही दूसरा रियाज़ीदान वो फ्रांसीसी था, डेकार्ट। अगर फरमा भी वैसे तो फ्रांसीसी है लेकिन ये एक और जगह पे था। डेकार्ट ने उल्टा काम किया, उसने कर्व से इक्वेशन निकाल ली। दोबारा दोहराता हूँ, फरमा ने इक्वेशन से कर्व हासिल किए, डेकार्ट ने कर्व से इक्वेशनें हासिल कर ली। ये वही डेकार्ट है, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था। ये वही डेकार्ट है जिसकी वजह से आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट रखते हैं।
ये वही डेकार्ट है जिसकी वजह से हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री जिसने इजाद करके हमें दी। ये 1630 से लेकर 1635-36 का अरसा है जिसमें ये दोनों रियाजीदान ये काम कर रहे थे। एक इक्वेशन से कर्व निकाल रहा था फर्मा, और दूसरा कर्व से इक्वेशन निकाल रहा था। और आपको ये समझने में यकीनन कोई दिक्कत नहीं आएगी कि दरअसल ये वो वक्त है जब एनालिटिक ज्योमेट्री इजाद हो गई। अगर आप इसको सही तौर पे जांचना चाहें तो ये रेने डेकार्ट की किताब है जो 1623 में छपी थी, कि जिसमें एनालिटिक ज्योमेट्री पहली दफ़ा दुनिया के सामने आई। और एनालिटिक ज्योमेट्री में ना सिर्फ ये कि आप देखिए कि अलजबरा और ज्योमेट्री का अजीम तरीन इम्तजाज हुआ, ये तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कभी ये नहीं हुआ था कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो यूनानियों ने शुरू किए थे और जिनको मिडल ईस्ट में और हिंदुओं ने अलजबरा अलग से स्टडी किया था, इन दोनों को कभी यकजान होने का मौका नहीं मिला। ये अजीम तरीन इम्तजाज जो है दोनों अजीम दर्जाओं का, एक तरफ अलजबरा का और दूसरी तरफ ज्योमेट्री का, ये आके रेने डेकार्ट में मुकम्मल हुआ 1630 के इर्द गिर्द। और ये पहली दफ़ा थी कि इससे पहले ये होता था कि जो वेरिएबल्स थे वो दरअसल प्लेस होल्डर होते थे कि जी ये कोई चीज़ अननोन है तो उसको वेरिएबल, उसको कहते थे कि ये एक्स है या ला, नो पता नहीं है इसका। ये तसव्वुर नहीं था कि वेरिएबल वेरी भी करता है, वेरिएबल जो है वो बदलता भी है, ये उसकी माहियत का पता नहीं था। ये तसव्वुरात जो हैं रेने डेकार्ट के दिए हुए हैं। तो 1650 के आते आते तक, वीडियो अगरचे थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अब इस 1600 यानी 1200 सन ईस्वी से लेकर 1650 तक जो तब्दीलियाँ हुई, तो मैं उस मंजरनामे को दोबारा यकजा कर देता हूँ ताकि इसके बाद हम जो बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है कैलकुलस का, उसके लिए समझ सकें कि मंजरनामा था क्या, वो पस मंज़र क्या था जिसके आगे, जिसके सामने फिर कैलकुलस का अजीमुशान जो खेल है वो खेला गया। 1650 के आते आते यूनानियों की जो ज्योमेट्री थी वो मिडल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक मुकम्मल पहुंच चुकी थी। अलजबरा जो है वो अलामती शक्ल इख्तियार कर गया था, वो रिटोरिकल से निकल गया था, वरना रिटोरिकल अलजबरा में पेचीदा चीज़ें आप हल ही नहीं कर सकते थे, वो बहुत पेचीदा हो जाता था। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लॉगरिथम उस वक्त बड़े आम इस्तेमाल किए जा रहे थे, और अलजबरा और ज्योमेट्री का जो बाहमी अजीम इम्तजाज है वो हो चुका था। इस पस मंज़र में अब इसके बाद आप देखिए कि कैलकुलस, यानी ये वो माहौल है रियाजियाती इंटेलेक्चुअल माहौल आप कह लीजिए कि जिसमें न्यूटन ने आँख खोली। तो फिर यानी मैं 1650 की बात कर रहा हूँ और आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि न्यूटन की पैदाइश हुई है 1642 में। इससे पहले गलीलियो जो है, इसी साल में गलीलियो की वफ़ात हो चुकी थी 1642 में इटली में। ये इत्तेफाक है कि ऐन जिस साल गलीलियो की वफ़ात हुई है इटली में, उसी साल इंग्लैंड में न्यूटन पैदा हुआ। हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे कि न्यूटन ने किस तरह से कैलकुलस को मुतारिफ़ करवाया। आज के लिए इतना ही। अगर फिर ये कहने में कोई यार नहीं है कि ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने चैनल का भी ख्याल कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।